नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए क्योंकि अच्छी खासी बढ़त के साथ यहां पर फिर से कारोबार है। यूएस, इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो छठे दिन यहां पर घुट चुका है और इसका सीधा असर हमने कच्चे तेल पे आता हुआ देखा है क्योंकि पिछले 4 से 5 दिनों में कच्चे तेल के प्राइसेस में 10% की तेजी देखने को मिली है और आज भी अगर हम एशियन मार्केट्स में फिलहाल देखें तो 4-4.5% की बढ़त के साथ कारोबार। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोने की, जहाँ पर $5,000 का बेस तो बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सोना अभी भी यहाँ पर वॉर प्रीमियम, साथ ही साथ जो यूएस टैरिफ्स को लेकर चिंताएं हैं उसको रिएक्ट करता हुआ नजर आया है। हमारे साथ आज इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा एंड केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया। नरेंद्र जी, आपसे पहले शुरुआत करेंगे और जिस तरह से कच्चे तेल में यहाँ पर ऑल ओवर द प्लेस मूवमेंट देखने को मिली है, $85 बैरल का हमने हाई बनता हुआ देखा है, उसी के आसपास फिलहाल का कारोबार। कितना यहाँ पर आप इसको बढ़ता हुआ देखते हैं, कितना प्रोलॉन्ग देखते हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजी फिलहाल अपनाई जाए? क्योंकि वहां पर लगभग आज की तारीख में 700 टैंकर फंसे हुए हैं। उनमें से बहुतों में जो है वो तेल है, किसी में एलएनजी है और वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो नतीजा ये है कि जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं और कीमत ऊपर जा रही है। दूसरी तरफ हमने चाइना का देखा है कि चाइना का रवैया थोड़ा इस तरीके का है कि हालांकि उनके पास बहुत तेल, उन्होंने जो है पिछले 1 साल हमने लगातार देखा कि वो स्टोर कर रहे थे और होर्डिंग कर रहे थे। 1 मिलियन बैरल तेल, कच्चा तेल डेली, रोजाना या तो कॉमर्शियल होर्डिंग कर रहे थे या स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में होर्डिंग कर रहे थे। अगर वो चाहें तो उसको रिलीज कर सकते हैं और मार्केट की जो कीमतें थोड़ा कम हो सकती हैं। लेकिन लोगों का दावा है कि चाइना ऐसा नहीं कर रहा है जिससे कि ट्रंप साहब पर प्रेशर बने तो वो युद्ध को जल्दी खत्म करे ईरान को लेके, क्योंकि ईरान में चाइना का जो स्टेक्स बड़े हाई है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत हाई है। दूसरी तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा है फ्रांस के साथ मिल करके कि वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। ओमान की तरफ से अगर आप देखें तो यह है कि अगर 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का चैनल खोल दिया जाता है नेवी के तहत, मतलब अमेरिका की नेवी, आसपास की और नेवी, फ्रांस की नेवी मिलकर उसको करें और एक तरीके से सिक्योरिटी प्रदान करें जिससे टैंकर्स का मूवमेंट जो है आना जाना शुरू हो जाए। अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही है, फ्रांस ने भी इसकी बातचीत करी है, लेकिन हमने देखा कि अमेरिका ने ईरान का जो एक नेवल जहाज है वो इंडियन ओशन में उसको डुबो दिया। अब उसके बाद ईरान का रवैया क्या रहेगा ये देखने वाली बात होगी। तो लेकिन अभी सब कुछ जो है वो सिर्फ बातें हैं, जब तक कि स्ट्रेटेजिक जो है वो पैसेज नहीं वहां पर बन जाता, जिसको अमेरिकन नेवी या पश्चिम की नेवी या इजराइल की नेवी या सऊदी अरब की नेवी उसको सिक्योर एक पैसेज नहीं देती जिससे टैंकर्स का आवागमन शुरू हो सके, तब तक बड़ी मुश्किल होने वाली है। एलएनजी का उत्पादन भी कतार ने रोक दिया है। अगर उसका दोबारा शुरू भी करेगा तो 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, फुल कैपेसिटी पहुंचने में तो जो है वो 1 महीना लग जाएगा। तो अभी सारा फोकस इस बात पे है, जो अमेरिका कह रहा है, जो अमरीकी फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि एक सिक्योर पैसेज जो है जल्दी बना दिया जाए। जब तक वो नहीं बनता कीमतें ऊपर जाती रहेंगी। मार्केट में बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस है इस समय और कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, आपने कीमत का जिक्र किया, लेकिन आज के जो हालात हैं, आज जो लैंडस्केप है, कल का छोड़ दीजिए, आज की तारीख का, उससे तो मुझे लगता है कि तेल कहीं ना कहीं $100 की तरफ जा रहा है, $100 पर बैरल की तरफ जा रहा है, क्योंकि कोशिश होगी एक सिक्योर पैसेज बना लिया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। देखना होगा उसके बाद ईरान का रवैया क्या होता है और कितनी जल्दी वो बन पाता है, सब उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो जल्दी नहीं बनता है और मूवमेंट जो है इसी तरह डिसरप्टेड रहता है तो सप्लाई डिसरप्शन भी होगा और कीमतें $100 पर बैरल की दिशा में चलना शुरू हो जाएंगे। नरेंद्र जी, आपने कहा $100 यहाँ पर जा सकता है, वो किन हालात में यहाँ पर जाएगा? अगर ये कि स्ट्रेट हॉर्मुज लंबा यहाँ पर बंद होता है, ज़्यादातर बाज़ारों का यही मानना है कि हफ्ता 10 दिन ये झेला जा सकता है, उसके बाद काफ़ी हद तक अक्रॉस मार्केट्स, अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे वो कच्चा तेल है, गैस है, मेटल्स हैं, केमिकल्स हैं, काफ़ी जगह में एक रिपलिंग इफेक्ट फिर आता हुआ नजर आएगा। मनीषा, अगर 7 दिन के अंदर, आने वाले 7 दिनों के अंदर या तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो पार्शली खुल जाए, वो उसको सिक्योरिटी दें अमेरिका की नेवी या सऊदी अरब की नेवी या फ्रांस की नेवी, जिससे चैनल खुल जाए, जिससे आवागमन शुरू। अगर ऐसा नहीं होता और दूसरी तरफ अमेरिका या चाइना अपने जो रिजर्व्स हैं वो ऑयल मार्केट में नहीं डालते, या रशिया के पास जो रिजर्व है वो भी जनरसली उसको मार्केट में नहीं डालता, तब फिर जो है ये मुझे तो मुश्किल नजर आता है। अगर 7 दिन के अंदर या तो इस बात के संकेत आ जाए कि ईरान अमेरिका बातचीत करने को राजी हो गए हैं, या ये है कि कहीं ना कहीं जो है युद्ध जो है थोड़ा थमने लगे, और या फिर ये है कि जो पैसेज है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वो खुल जाए
और चाइना जो अपना ऑयल जो है जो उसने रिजर्व कर रखा है, इतनी जबरदस्त होर्डिंग उसने कर रखी है, 1 मिलियन बैरल्स पर डे किया है पिछले 365 दिन में। तो कितना तेल है आप अंदाज लगा लीजिए उनके पास। अगर वो चाहें तो मार्केट का स्ट्रेस काफी ईज कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे, उसको यूज कर रहे हैं एक राजनीति की तरह, जो समझने वाली बात है क्योंकि ऑयल तो हमेशा पॉलिटिक्स होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है ये अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर $100 पर बैरल की तरफ ये, और एलएनजी जो भारत के लिए भी बड़ी अहम है क्योंकि भारी मात्रा में हम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं और उसमें से बहुत ज्यादा कतार से आती है, उसकी जो कीमतें हैं वो बड़ी दिक्कत करने वाली है जापान के लिए, चाइना के लिए, बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए और ऑफ कोर्स भारत के लिए, सबके लिए दिक्कत करने वाली है। अगर 7 दिन में युद्ध समाप्त नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय पूरा जो आर्थिक व्यवस्था है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसमें तो फिर भूचाल आ जाएगा। तो इसलिए 7 दिन के अंदर या तो पैसेज खोलिए आप, सिक्योर करिए जिससे टैंकर्स का मूवमेंट शुरू हो जाए, एलएनजी का मूवमेंट शुरू हो जाए, कच्चे तेल का मूवमेंट शुरू हो जाए, और या फिर ये है कि आप कहीं कोई इस तरह की बात नजर आए कि कहीं शांति वार्ता शुरू हो गई या इस तरह के संकेत आ जाएं या तो युद्ध जो है धीरे धीरे थमने लगे। अगर नहीं ऐसा कुछ होता तो 9-7 दिन के बाद जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्राइसिस होंगी। एक फाइनल सवाल नरेंद्र जी, और ये इंडिया के लिहाज से ही है, और जैसे आपने कहा गैस का तो इशू ऑफ कोर्स यहाँ पर बनता हुआ नजर आ ही रहा है, और वो चार्ट लेकर आएंगे जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कैसे यूएस का गैस, यूके का गैस, यूरोप का गैस, अगर हम डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स भी यहाँ पर देखें तो गैस प्राइसेस का रिएक्शन क्रूड ऑयल प्राइसेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। वो यूएस, ब्रिटेन, एमसीएक्स सबके गैस प्राइसेस, और आप देख सकते हैं एक हफ्ते में यहाँ पर ज़ोरदार उछाल देखने को मिला है। नरेंद्र जी, अगर इंडियन मार्केट्स की बात की जाए तो हमारा 40-45% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, लेकिन जैसे आपने कहा चाइना नहीं देगा, क्या रशिया से हम ले सकते हैं? इंडिया डाइवर्सिफाइड है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत स्ट्रांगली डिपेंडेंट है स्ट्रेट पे। किस तरह से इंडियन मार्केट्स को यहाँ पर अगले हफ्ते 10 दिन में, 1 महीने में पैन आउट होता हुआ देखेंगे ऑयल एंड गैस दोनों के लिहाज से? देखिए, भारत के पास एक अच्छा विकल्प जो रशिया है, रशिया ने पेशकश भी कर दी है कि वो अपना तेल देने को तैयार है, और जो है कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो रोसनेफ जिसके खिलाफ उसने सैंक्शन लगा रखा है, जर्मनी में उनकी जो रिफाइनरी है उनको जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया कि कोई बात नहीं, करिए आप। तो मुझे लगता है कि और देशों के लिए वो एग्जेम्पशन जल्दी आ जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि भारत वैसे भी जो है रूस से ज्यादा तेल लेता है। एलएनजी भी, एलएनजी जो है रशिया सरप्लस है, उनके पास बहुत एलएनजी है, हम चाहे तो उनसे भी लेके आ सकते हैं। एलएनजी की मार्केट, तेल की मार्केट फ्रेगमेंटेड नहीं है, लेकिन एलएनजी की मार्केट बहुत फ्रेगमेंटेड, हेवीली फ्रेगमेंटेड है, अलग जगह जगह की अलग अलग कीमतें हैं। लेकिन भारत के जो रूस से संबंध है वो अच्छे हैं। इसके अलावा यह है कि जो अब कतार की गैस तो आना मुश्किल हो जाएगी, तो बाकी कहाँ कहाँ से ली जा सकती है, कीमत उसकी थोड़ा ज्यादा होगी, लेकिन यह है कि भारत कोशिश करेगा। लेकिन कितनी उसमें सफलता मिलेगी, क्या एलएनजी टैंकर उस हिसाब से मिल पाएंगे, स्पॉट मार्केट में रेट क्या होगा, ये सब बड़े प्रश्न है। तेल की भी यही बात होगी कि तेल भी अगर इधर और जगह से हम लेके आते हैं तो जाहिर है उसकी कीमत ज्यादा होगी। हो सकता है रशिया भी जो है वो इतनी अब रियायत ना दे जो वो पहले देता था। और दूसरी तरफ यह है कि स्पॉट मार्केट से आप एलएनजी लेते हैं या और जगह से एलएनजी लेते हैं तो उसकी कीमत और जो चार्टर रेट है और इंश्योरेंस रेट जो शिप्स के होते हैं वो सब भी एक बड़ी चुनौती आएगी। तो फिलहाल जितनी भी 4 बड़ी इकोनॉमी है जो हेवीली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे, सबसे बड़ी जापान है, 90% डिपेंडेंट है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। चाइना, उनके पास तो होर्डिंग बहुत जबरदस्त है। कोरिया, उनके लिए भी बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत के लिए सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती, क्योंकि ना तो हम डेवलप्ड इकोनॉमी है और ना ही हमारे पास इतने साधन होते हैं। तो इसलिए कुल मिला के हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, हमारी ऑयल कंपनीज के लिए, हमारी एलएनजी कंपनीज के लिए, अगर 7 दिन में सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होना शुरू हो जाता, या जिसको बोलते हैं कहीं पे जो है सूरज की किरण नहीं दिखती है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए 7 दिन के बाद थोड़ा चुनौती बड़ी हो जाएंगी, और उसी हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था, इंपोर्ट्स, प्राइस और सबकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन पूरी दुनिया के लिए 7 दिन में अगर कुछ नहीं होता तो मुझे लगता है कि चुनौतियां बढ़ जाएंगी। कोई स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा चोक पॉइंट है जो खाली वो ऑयल के लिए चोक पॉइंट नहीं है या एलएनजी के लिए चोक पॉइंट नहीं है, वो ग्लोबल इकोनॉमी का चोक पॉइंट है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। नरेंद्र तनेजा जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी सारी चिंताएं फिलहाल यहाँ पर मार्केट्स में हैं, और क्रूड एट द बेस ऑफ इट ऑल है। आपको ये भी बता दें कि ज़्यादातर कमोडिटीज़ में 15 से 20% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है, और वो एब्सोल्युटली यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिर्फ क्रूड नहीं, इसका एक रिपल इफेक्ट हमने सुपर टैंकर्स पे, वेसल्स पे, फ्रीट रेट्स पे सब जगह आता हुआ देखा है। और वो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन के तौर पर, चाहे वो एग्री केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, सभी तरफ बनता हुआ नजर आएगा भी।
आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं करीब करीब 4% की तेजी यहाँ पर कच्चे तेल में फिलहाल भी बनती हुई नजर आई है। अजय, आप कैसे देखते हैं क्रूड को? 7100 के ऊपर के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से क्या करना चाहिए और एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी क्या बनेगी? नमस्ते मनीषा जी, आपको और सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। क्योंकि अभी 2 दिन से होली ही चल रही है, लेकिन जिस ढंग से दिवाली हम बोल सकते हैं मिडिल ईस्ट में चल रही है, तो काफी कंसर्न, और कंसर्न जब भी होता है तो कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने देखा कि मंथली चार्ट पे काफी समय से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बना था, एक ब्रेकआउट की उम्मीद थी। जो $72 के ऊपर ब्रेंट जो तोड़ा है, टेक्निकली लग रहा है कि ये 88 से लेकर 92 के जोन में जा सकता है। जैसे तनीजा जी ने भी कहा कि ये इम्पोर्टेंट है कि ये एस्केलेशन कब तक बढ़ता है। देखिए, रशिया, अगर हमने सैंक्शंस आते हुए देखे, बट हमारे पास दूसरे रूट्स ओपन थे। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे 20% ग्लोबल सप्लाई भी इम्पैक्ट करती है। तो मुझे लगता है टेक्निकली अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस अब $77-78 के नीचे नहीं जाता है, ऊपर में मुझे लगता है $90-92 तक का लेवल दिखेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और उसी के चलते एमसीएक्स पे भी हम देख रहे हैं कि 7200 का एक छोटा रेजिस्टेंट अगर ये टूटता है तो 7800 तक का लेवल भी दिखा सकता है। नेचुरल गैस में भी हमने इसका मूव आते हुए देखा, लेकिन यूरोपियन नेचुरल गैस में जहाँ पे एक ही दिन में 38% का बड़ा जंप आया है, यूएस अभी भी स्टेबल है, बट इसका असर मुझे लगता है अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो नेचुरल गैस, तो पूरे एनर्जी पैक के अंदर टाइमिंग जब तक ये एस्केलेशन चल रहा है तब तक मुझे लगता है कि प्राइजेस सपोर्टेड है। बट ये भी ध्यान रखिए, थोड़ा भी डी एस्केलेशन की न्यूज, जैसे कल एक न्यूयॉर्क टाइम्स से कुछ अपडेट्स आ रही थी, इमीडिएटली हमने कच्चे तेल में गिरावट भी आती हुई देखी है। तो आई थिंक कच्चा तेल एज ऑफ नाउ तो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है 7800 के लिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा 6800 का रहेगा, यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। अजय, नेचुरल गैस में क्या करने की यहाँ पर राय है? बिकॉज अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर यूएस में अक्रॉस कंट्रीज देखने को मिली है, और जैसे तंजा जी कह भी रहे थे कि यहाँ एक बड़ी चिंता देखने को आ सकती है। बिल्कुल। देखिए, अभी हम विंटर्स हमारे खत्म हो गए हैं, लेकिन विंटर्स अगले विंटर्स के लिए जो स्टॉकिंग होनी है वो जनरली हम देखते हैं मार्च अप्रैल में, अप्रैल मई जून में होती है। तो इस बार यूरोप के लिए कंसर्न ये है कि रशिया डोर क्लोज हो चुका है, यूएस से भी हम टैरिफ के कंसर्न देख रहे थे, अब कतार जो था यहाँ पे भी रीइंस्टेट होने में 2 हफ्ता लगेगा। तो मुझे लगता है यूरोपियन गैस के लिए ज्यादा चिंता है, और यूएस गैस की भी अगर हम बात करें तो आई थिंक 240-250 अब बेस बन जाएगा। हाँ, कच्चा तेल बढ़ रहा है और अब अल्टरनेट के तौर पे गैस देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा जंप देखने की उम्मीद है जो वापस 350 तक के लेवल भी दिखा दे। बट अगला हफ्ता भर का जो डेज रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कच्चा तेल और नेचुरल गैस के लिए। सोना आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जोरदार उठापटक है, और ये बात हम अदरवाइज भी करते ही रहे हैं अजय कि एक सेफ हेवन जो सोने चांदी में देखने को मिलना चाहिए था वो इनिशियली तो आया, नीजोक रिएक्शन के तौर पर तो आया, लेकिन उसके बाद नहीं। 2-3 चीज़ें हैं। एक ऑफकोर्स ये कि वॉर प्रीमियम ऑलरेडी शायद प्राइसेस में था, डॉलर में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली, और साथ ही साथ जिस तरह से मार्जिन कॉल्स आए, उन सबका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को आया। लेकिन कैसे देखते हैं आप करंट लेवल से अब सोने चांदी में क्या मूव्स लेकर चलना चाहिए? देखिए, सैटरडे को एक कॉन्क्लेव में हम थे जब डिस्कशन ये हो रहा था, जब ये फाइट स्टार्ट हुई थी, मार्केट कहाँ जा सकता है, 5600, 5700, 6000, बिकॉज पास्ट हिस्ट्री यही दिखाता है कि कभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ सोने को सपोर्ट मिलता है। बट सरप्राइज ये रहा कि सोमवार को जब मार्केट ओपन होता है तो 5400 तक ही जाता है, इनफैक्ट गिरावट लेना स्टार्ट हो जाता है। तो एक, यस, वॉर प्रीमियम डिस्काउंट कर गया है मार्केट। दूसरा, इक्विटी के जो सेल ऑफ्स आए थे उसको, लॉसेस को गुड करने के लिए हमने सेलिंग सोने और चांदी में भी देखी। मार्जिन्स ऑलरेडी, लिवरेजिंग मनी काफी हद तक हम बोल सकते हैं कम है, इसकी वजह से इतना बड़ा स्पाइक आता हुआ दिखाई नहीं दिया। बट अभी भी टू अर्ली टू से राइट नाउ, जब तक 5000 के नीचे का क्लोजिंग नहीं आता है मुझे नहीं लगता है कि बड़ा कोई थ्रेट है। इमीडिएट रेंज मुझे लगता है 5000 से $5400 का रहेगा। एमसीएक्स पे भी अगर हम देखें तो 156 से लेकर 170 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। तो एज ऑफ नाउ शॉर्ट की सलाह नहीं है, बिकॉज अभी भी ऑनगोइंग टेंशन चल रहा है। बट ये जरूर है, अगर डी एस्केलेशन की कोई भी स्टेप्स आते हैं तो गोल्ड में हमने ये चीज देख लिया कि अपसाइड प्राइजेस टिक नहीं पा रहा है, तो डी एस्केलेशन की न्यूज पे एक बड़ा फॉल जरूर आ सकता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है 5000 से लेकर 5400 का ही रेंज गोल्ड में होना चाहिए। चांदी में हमने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखा $95 का, सामने एक्सपायरी भी थी, संगाई, दुबई, यहाँ पे प्रीमियम भी ट्रेड कर रहे थे जो दर्शाता कि सप्लाई कंसर्न्स है। पर मुझे लगता है जब तक प्राइस $76 के ऊपर मेंटेन है, 76 से लेकर 89 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। टाइमिंग सोने चांदी में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बिकॉज लड़ाई चल रही है और सोना चांदी नीचे है, तो ये चीज तो कंफर्म है, वॉर प्रीमियम अब एब्जॉर्ब हो चुका है, तो नई ट्रिगर का वेट करना चाहिए।
ओह एब्सोल्युटली, इवन एज 6 दिन से यहाँ पर लड़ाई है और कुछ भी एस्केलेशन की चिंताएं लगातार बनी हुई हैं, उसके बावजूद भी सोने चांदी में यहाँ पर तेजी नहीं बल्कि मुनाफा वसूली और गिरावट के साथ कारोबार है। मेटल्स की बात करेंगे अब अजय, और एल्यूमिनियम एक आउट परफॉर्मर है यहाँ पर। ऑफ कोर्स 8 से 10% एल्यूमिनियम यहाँ पर मिडल ईस्ट रीजन से आता है, जिसके ऊपर काफ़ी चिंता है। फोर्स मेजोर्स की बातचीत है, शटडाउन्स हमने आते हुए देखे हैं, ना सिर्फ माइनिंग में बल्कि स्मेल्टिंग में सीधा असर यहाँ पर एल्यूमिनियम का बेस्ट परफॉर्मिंग मेटल है इस साल का, इस महीने का, और पिछले एक हफ्ते में 5.5% की तेजी के साथ कारोबार। क्या करने की राय है? कॉशियसली बाय करके चलिए। पूरे बेस मेटल में मुझे लगता है एल्यूमिनियम, जैसे पहले हम कॉपर को देख रहे थे, अब एल्यूमिनियम, क्योंकि सप्लाई साइड कंसर्न्स है। तो अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस $3000 के ऊपर एलएमई पे टिका हुआ हो सकता है हम 3450 से 3500 का लेवल भी देखें, बट ये टेम्पररी जंप रहेगा। जो डोमेस्टिक मार्केट पे 330 पे लीजिए, 325 का स्टॉप लॉस लगाइए, 340 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए, जिस ढंग से चाइना के नंबर्स खराब आए, हमने प्रेशर कॉपर पे बिल्ट होते हुए देख रहे हैं। तो कॉपर में आप ध्यान रखिए 1220 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेफिनेटली कॉपर के लिए अच्छा है, बट इमीडिएटली मुझे लगता है जब तक 1220 के ऊपर कॉपर नहीं जाता है, नीचे में 1180 का एक फॉल बैक आ सकता है। तो कॉपर में बिकवाली कीजिए 1208 पे 1220 के स्टॉप लॉस से, नीचे में 1180 तक का टारगेट मिल जाएगा। जबकि कैवेट ये है कि एल्यूमिनियम को लेकर चलना है, कॉपर को बेच के चलना है। ऑलराइट, साथ ही साथ रुपया कैसे देखेंगे, क्योंकि कल के ऑल टाइम लोज के बाद और जिस तरह से आरबीआई ने लेवल्स को डिफेंड किया है, एक रुपए में जोरदार उछाल देखने को मिला है। आज 92 के लेवल के तो ऊपर आया ही है रुपया, लेकिन साथ ही साथ हमने 91.63 आपकी स्क्रीन पे फिलहाल, तो 52 पैसे की तेजी के साथ कारोबार। यहाँ पर क्या लगता है, क्या रेंजेस बन सकती हैं? और जिस तरह की चिंताएं हैं ना सिर्फ भारतीय बाजारों में बल्कि ऑल ओवर रीजन में, क्योंकि सारी एशियन करेंसीज में गिरावट है। देखिए, डेफिनेटली आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से प्राइजेस थोड़े बहुत अभी सपोर्ट दिख रहे हैं, बट मुझे लगता है एक तरफ डॉलर इंडेक्स का 99 का लेवल आना, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कच्चा तेल का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं रुपए के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है इंटरवेंशन के चलते हम 91.45 91.50 का लेवल देख ले, बट मुझे लगता है कि अगर अगेन ये एस्केलेशन अगर बढ़ता है तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 92.74 जो अगला रेजिस्टेंट है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ से रुपए में कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि डॉलर में भी तेजी बनी हुई है, और साथ में कच्चे तेल भी अगर एलिवेटेड लेवल पे अगर $70 के ऊपर ब्रेंट कंटिन्यू होल्ड भी कर जाता है, क्योंकि पिछले साल हमने 70 के नीचे के ही लेवल देखे थे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कच्चे तेल की वजह से पेट्रोल डीजल में इंपैक्ट पड़ेगा, और उसका इंपैक्ट हम इन्फ्लेशन पे भी बढ़ते हुए देखेंगे। तो आई थिंक रुपया थोड़ा मुझे लगता है 92.74 तक का लेवल अगले महीने भर का अगर व्यू लेके चलते, क्योंकि ईयर एंड भी है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है वैसे भी। ऑल राइट, तो ऑफ कोर्स कंसर्न्स यहाँ पर आती हुई मार्केट्स में, और रुपए की जहाँ तक बात है, जब तक आरबीआई का सपोर्ट है तब तक हमने थोड़ी सी बढ़त आते हुए देखी है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर मंदी का ही है। अजय एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज एंड करेंसी पर भी अपनी राय देने के लिए, और इसी के साथ एक इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट। बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और भारतीय बॉन्ड की बाजारों की अगर आज बात की जाए तो शुरुआत यहाँ पर स्थिर हुई थी। पिछले 2-3 दिन में लगातार यहाँ पर बॉन्ड बाजार में गिरावट देखने को मिली। स्थिर शुरुआत के बाद 1 बेसिस पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पर अब फिर से कारोबार होता हुआ नजर आया है। तो क्लियरली एक चॉपी मूव्स यहाँ पर लगातार बाजार में बनती हुई। साथ ही आपको याद भी दिला दें कि आरबीआई बाजार में यहाँ पर दखल देता हुआ नजर भी आया है। 6.7% के स्तर को बचाने के लिए यहाँ पर लाइकली इंटरवेंशंस आरबीआई ने की हैं। बाजार की नज़र यूएस ईरान युद्ध पर लगातार बनी हुई है, जहां पर हमने छठे दिन अब इस कॉन्फ्लिक्ट को आता हुआ देखा है, और इसी की वजह से कच्चे तेल में यहां पर लगातार बढ़त देखने को मिली है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो कच्चे तेल के प्राइसेस में 10% की बढ़त देखने को मिली है, और जुलाई 2024 के बाद ये सबसे हाईएस्ट लेवल फिलहाल कच्चे तेल में बनते हुए नजर आए हैं। आज के लिए बाजार का ऑफकोर्स 6 मार्च के लिए नज़र यहाँ पर 29,000 करोड़ के जो डेथ सिक्योरिटीज ऑक्शन है उस पर भी बनती हुई नजर आएगी। एज ऑफ नाउ मार्केट्स को लगता है कि यील्ड्स रेंज बाउंड रह सकते हैं। रुपया अपने ओपनिंग से 50 पैसे ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होता हुआ नजर आया है। कल की रिकॉर्ड लोज के बाद यहाँ पर आरबीआई ने इन सम सेंस 92 के लेवल को डिफेंड किया है, जिसका भी असर हमने यहाँ पर ओवरऑल मनी मार्केट्स में बनता हुआ देखा है। इंटरेस्टिंगली अगर आप ओवरऑल ट्रेड्स देखें यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में कॉरपोरेट डेट की जगह, तो वहाँ पर साल दर साल हमने एक बढ़त आते हुए देखी है। इंटरेस्टिंगली पिछले 6 से 7 साल की सुस्ती के बाद यहाँ पर ओवरऑल ट्रेड्स करीबन 22.25 लाख देखने को मिले हैं। और वहीं अगर हम नंबर्स की बात करें तो FY25 में 17.10 लाख करोड़ था, जो FY26 में जनवरी तक करीबन 18.46 लाख करोड़ होता हुआ नजर आया है।
तो साल दर साल, और ये जनवरी के नंबर्स हैं, तब तक में भी पिछले पूरे साल से ज़्यादा कारोबार होता हुआ नजर आया है। तो अगर इसमें फरवरी और मार्च ऐड किया जाए तो वो नंबर्स हम काफ़ी बेहतरीन आता हुआ देखेंगे। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.